हमारी करेंसी पहले से ही कमजोर हो रही थी धीरे धीरे, लेकिन हाल के टाइम में हमारी करेंसी इंडियन नेशनल रुपीस में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि क्या ये जो फॉल इन करेंसी है वो हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। देखो, जो फॉल ऑफ करेंसी है, इस टॉपिक को काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज किया जाता है, केवल इंडिया में नहीं बाकी बहुत सारे देशों में। बट आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है और क्या ये सही में हमारे लिए बहुत ज्यादा गलत है या फिर इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। लेट्स बिगिन द वीडियो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और इसके बाद रूपी को लेकर या क्यों पैसा गिर रहा है इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर ये गिरावट आ क्यों रही है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इस फॉल के पीछे का रीजन क्या है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा ना, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि जिम्मेदार कौन है। आखिर पैसा जो गिर रहा है उसके पीछे की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए, या फिर कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे हम पैसे गिरने को रोक सकते हैं। वो सारी चीजें समझने के लिए हमें सबसे पहले कारण समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ फोटोज लगा रखी हैं, एक एक करके मैं आपको एक एक वजह बताता हूँ। देखो, जो हमारी करेंसी है वो गिर रही है। अब वो किसके कंपैरिजन में गिर रही है? वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में गिर रही है। हम डॉलर को एक बेस करेंसी मान के चलते हैं और उससे कंपेयर करते हैं। तो आप अभी सुनते हो ना कि जो हमारी करेंसी की वैल्यू 91 रुपीज हो गई है, हमारी करेंसी की वैल्यू 92 हो गई है, 90 हो गई। तो ये जो सारी वैल्यू रहती है ना, ये डॉलर के अगेंस्ट में रहती है। ये तो काफी बेसिक चीज है, वैसे आप लोग को पता ही होगी। बट ये जो करेंसी कंपैरिजन है, अगर आप किसी और के साथ पेयर बना के करो तो कंप्लीटली चीज बदल जाएगी। तो हम डॉलर के खिलाफ गिर रही अपनी करेंसी के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही बात आती है डॉलर की, वैसे ही बात आ जाती है यहाँ पर अमेरिका की, बिकॉज हम अमेरिकन डॉलर के बारे में ही बात कर रहे हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। ट्रेड डील में जो टेंशन है उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, और ये ट्रेड डील का ना कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या है अभी हमारे लिए। अमेरिका तो ठीक था। देखो, अमेरिका के सिवा ना बहुत सारे ऐसे देश हैं जिससे हम अपना जो डील है वो डील सही करवा ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ दिन पहले अभी हमने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन किया, उससे पहले यूरोपियन यूनियन हो गए, यूके हो गए। इसके साथ 10 से ज्यादा ऐसे देश है ना जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। पर जब बात अमेरिका की आती है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा। बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि ट्रेड डील हो जाएगी हो जाएगी। दिसंबर का डेडलाइन दिया गया था और अब दिसंबर भी खत्म होने वाला है, लेकिन कोई भी ट्रेड डील नहीं हुई। यहां तक तो चीजें ठीक थी। एक सॉल्यूशन था इसका। वो सॉल्यूशन ये था कि बहुत सारे देश ऐसा करते थे। देखो, ये अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका के नीचे ही शायद मेक्सिको है यहाँ पर। तो बहुत सारे देश क्या करते थे, अपना सामान मेक्सिको भेज देते थे। मेक्सिको ने उतना टैरिफ नहीं लगा रखा था, और फिर मेक्सिको से सामान को वापस से अमेरिका भेजा जाता था। तो जो डायरेक्ट टैरिफ अमेरिका भेजने से लगता उसको हम अवॉइड कर सकते थे। और ये चीज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रियलाइज करी, और अब मेक्सिको ने भी इंडिया के ऊपर टैरिफ ज्यादा लगा दिया है। मेक्सिको ने जो टैरिफ बढ़ाया है वो सबके ऊपर नहीं बढ़ाया, कुछ गिने हुए देशों के ऊपर बढ़ा, उसमें भी इंडिया शामिल था। तो ये जो इंडिया और अमेरिका की टेंशन है ना, ये टेंशन जब तक सही नहीं होती तब तक थोड़ा थोड़ा प्रेशर जो है वो हमारे रूपी पे बना रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कॉज, या फिर मतलब क्यों पैसा गिर रहा है उसके पीछे का एक बुनियादी वजह ये है। बट एक जो मेन ट्रिगर पॉइंट है ना वो कुछ और है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहली वजह ये, दूसरी वजह हमारे पास यहां पर ये है, और ये वजह है कि भारी मात्रा में इंडिया का जो पैसा है, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रहा है। एफआईआई जिसको आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हो, वो लोग यहाँ मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, वो लोग इंडियन मार्केट छोड़ रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की बात करो ना, तो एफआईआई ने बहुत ज्यादा माल बेचा है, और वो लगातार ऑलमोस्ट मान लो 1.5 से 2 ईयर्स तक लगातार वो सेलिंग कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में उनकी जो सेलिंग है वो और इंक्रीज हो गई थी। अब ये जो एफआईआई की सेलिंग है, या फिर जो इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, उसमें एक और जिम्मेदार है, वो फॉरेन कंपनी के आईपीओज हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। वो इंडिया में आईपीओ लेके आते हैं, आप पैसा डालते हो कंपनी में, और फिर वो पैसा जो उनकी पेरेंट कंपनी है बाहर विदेश उनके पास चले जाता है। तो आईपीओज भी जो फॉरेन कंपनीज के इंडिया वाले ब्रांच है वो भी एक बड़ी वजह है। अब ये जो एफआईआई का एग्जिट करना है ना, ये बड़ी विडंबना वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। मैं आपको आगे चल के वजह बताऊंगा। बट एफआईआई इंडियन मार्केट को इसलिए छोड़ रहे हैं, जो विदेशी पैसा है वो इंडियन मार्केट से बाहर इसलिए जा रहे हैं, इसके पीछे के 2 सिंपल कारण है। पहला रीजन तो आप ये मान सकते हो कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी किस सेक्टर में? एआई के सेक्टर में। जो हार्डवेयर है, चिप हो गया, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उस सेक्टर में उन्हें बाहर ज्यादा अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में एआई रिलेटेड कोई भी बूम या हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो पहली वजह यह है। और दूसरी वजह यह है कि एफआईआई इंडिया से इसलिए जा रहे हैं ना,
क्योंकि हमारा पैसा कमजोर होते जा रहा है। जब भी आप विदेश से पैसा लेके डालते हो किसी देश में, तो उस देश की करेंसी किस हिसाब से परफॉर्म करती है ना, वो आपके रियल रिटर्न्स को डिटरमाइन करता है, क्योंकि आप पैसा फिर वहां से निकाल के अपने देश में ले जाओगे, उसे वापस से कन्वर्ट करोगे। तो उनके एग्जिट करने से आईएनआर गिर रहा है, और जितना वो आईएनआर गिरता हुआ देख रहे हैं उतना ज्यादा ही वो एग्जिट कर रहे हैं। तो आपको ये लूप समझ में आ रहा होगा। तो ये जो फॉरेन पैसा जाने का लूप है ना, वो बहुत बुरी तरीके से इंडिया में चालू हो गया है। और जनरली ये लूप तभी रुकते हैं जब गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करती है, कोई उन्हें ज्यादा सब्सिडी या कुछ तो उन्हें एडवांटेज प्रोवाइड किया जाता है। तो हाल ही में आपने कुछ न्यूज सुनी होगी कि सेबी बहुत सारे चार्जेस वगैरह को हटाने की कोशिश कर रही है। एफआईआई के लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रही है, बट सेबी के इंटरवेंशन से कुछ होगा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे कुछ इंटरवेंशन की जरूरत होगी एफआईआई को रोकने के लिए। तो दीज वेर द टू मेन रीजंस या टू मेन फंडामेंटल रीजंस जिसके कारण धीरे धीरे हमारा रुपया गिरता जा रहा है। यहां पर आपको ये यूक्रेन रशिया की लड़ाई समझ में आ रही होगी। तो ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल इशू, कभी भी कुछ चीजें खराब होती हैं तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। दिस इज नॉट अ प्राइमरी कॉज, बट स्टिल ये पूरे दुनिया को इंपैक्ट कर रहा है, तो हमें भी ये इंपैक्ट कर रहा है। जो ट्रिगर पॉइंट था, जो रुपया गिरने के पीछे, हाल फिलहाल में जो रुपए गिरने की तेजी बढ़ गई है ना, उसके ट्रिगर पॉइंट है ये हमारे नए गवर्नर साहब और इनकी पॉलिसीज। तो आरबीआई गवर्नर जो हमारे पुराने थे, या फिर आप मान लो कुछ देर पहले जो आरबीआई की पॉलिसी थी वो ये थी कि भैया हमारे पास एक ठीक ठाक अमाउंट का फॉरेक्स रिजर्व है, बहुत सारे मतलब 600-700 बिलियन डॉलर का हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी करेंसी को बचा के रखते हैं, हम अपनी करेंसी को गिरने से बचाएंगे, भले ही हमें फॉरेक्स रिजर्व बेचना पड़े। तो लगभग मान लो 30-40 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग हर क्वार्टर में करी जाती थी बाय आरबीआई। आरबीआई क्या करता था, फॉरेन मार्केट में जाता था, जो हमारे पास यूएस डॉलर का रिजर्व है 700-800 बिलियन डॉलर का, उसमें से हम 30-40 बिलियन डॉलर हर क्वार्टर में बेचते थे और रुपीस को खरीदते थे। डॉलर हमने बेचा, हमने आईएनआर बाई करा। तो आईएनआर करेंसी का सबसे बड़ा ऑपरेटर आरबीआई है, वो आईएनआर खरीद रहा था, जिससे हमारी करेंसी ठीक ठाक बची हुई थी, सही सलामत बची हुई थी। बट जब ये गवर्नर साहब बदले, तब उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो समय आ गया है, हो सकता है उन्हें ऐसा लगा कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज गड़बड़ हो रहे हैं, ट्रेड वाली में दिक्कत बढ़ रही है, तो अब ऐसा समय आ गया जब हमें रूपी को कंट्रोल करने पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने फोकस किया कि अब हम रूपी को इंटरवीन नहीं करेंगे, अगर पैसा गिर रहा है तो हम उसे गिरने देंगे, हम ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे उसमें, बट हम अपने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये वो ट्रिगर पॉइंट वाला डिसीजन था, जिसके बाद रुपीज अभी 90-91 पे चल रहा है। तो 91 हमारा कंट्री कोड भी है, और 91 एक रुपी का दाम भी हो गया डॉलर के कंपैरिजन में। तो दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट। अब आप सोच रहे होगे कि भैया इन्होंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया ना। तो आरबीआई जो है वो कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ठीक है। पॉलिटिशियंस लोग बहुत गलत डिसीजन ले सकते हैं, और इंडिया में आरबीआई इंडिपेंडेंट एक्ट करता है। तो मैं एक बार के लिए मान के चलता हूँ कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर इन पे नहीं रहा होगा, तो जरूर इन्होंने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। तो आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये डिसीजन शायद उन्होंने क्यों लिया होगा, और क्या ये पैसा गिरना सच में हमारे देश के लिए एक थ्रेट है, या फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो कि हमारा फाइनल कंक्लूजन रहेगा, उसको हम समझेंगे। लेट्स मूव ऑन। तो ये जो पैसा गिरा है, इसका इंपैक्ट होगा क्या हमारे देश में, उसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसे का इस्तेमाल ज्यादा कहाँ होता है। अगर आप अपने देश में इस्तेमाल करें तो आप कन्वर्ट थोड़ी करवा रहे हो ना, बट कन्वर्जन कहाँ पे होता है, जहां पे हम दूसरे देश के साथ कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है ना, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस पे पड़ता है। ऐसे सेक्टर्स में होता है जो या तो इंपोर्ट कर रहे हैं चीजें या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप कोई चीजें इंपोर्ट करते हो तो आपको करेंसी कन्वर्ट करके उन्हें पे करना पड़ता है, अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो तो आपको करेंसी कन्वर्ट होके मिलती है। तो जब भी पैसे की वैल्यू घटती है, मतलब अगर एक यूएस डॉलर अभी 90 रुपए का मिल रहा है, जो कि पहले 80 रुपए का मिलता था, तो इसमें फायदा किसका हो रहा है? इसमें फायदा हो रहा है जो भी एक्सपोर्ट वाले बिजनेस थे, जो इंडिया में सामान बेच के बाहर, इंडिया में सामान बना के बाहर बेचते हैं। या फिर मान लो अगर आप आईटी सेक्टर की बात कर लो, तो यहाँ पे मैं कुछ सेक्टर्स के नाम आपको बता रहा हूँ, जो सेक्टर्स हमारे इंडिया में ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमारा आईटी सेक्टर हो गया, हमारा यहाँ पे फार्मा सेक्टर हो गया, उसके बाद जो ऑटो पार्ट्स वाले सेक्टर हो गए, और ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं। जो टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका या बाकी सारे देश में। तो इसमें जितना हमारा पैसा कमजोर होता है ना, उतना इनका यहाँ पर फायदा होता है।
तो अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे ही इंडिया में टैरिफ लगाया गया था, उस टैरिफ के बाद इन एक्सपोर्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया था, क्योंकि आपको ज्यादा महंगा बेचना पड़ता था सामान। तो दो ऑप्शन थे, या तो एक्सपोर्टर बंद कर देते या फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करते। तो पैसे को अगर गिरना, पैसे को जो आरबीआई ने गिरने दिया ना, उससे इनकी काफी ज्यादा मदद हो गई। इनके मार्जिन पे इंपैक्ट तो बढ़ा, बट क्योंकि पैसा कमजोर हो गया तो इन्होंने अपने दाम और घटा दिए, तो ये इनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बचाए रखा। तभी आप देख रहे होगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट नंबर्स पे ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो ये पैसे गिरने से इन एक्सपोर्टर्स को इवेंचुअली फायदा ही हुआ है। नुकसान किसको हुआ है? नुकसान उन इंडस्ट्रीज में हुआ है जो इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम एनर्जी का करते हैं, ऑयल का करते हैं। तो जो एनर्जी इंपोर्टर्स हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज मतलब जैसे रिलायंस वगैरह हो गए, जो रिफाइन वगैरह करते हैं कच्चा तेल खरीद के, उनको काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे होती है, बिकॉज वो लोग इंपोर्ट करते हैं। कुछ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाली इंडस्ट्रीज हैं, और भी जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं जो इंपोर्ट बेस्ड हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। अब ये जो मोस्टली इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, ये कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज्यादा रहती है, या गवर्नमेंट एक कंट्रोलिंग स्टेक अपने पास रखती है। तो ये जो पैसा गिरने का प्रेशर है ना, वो गवर्नमेंट पे थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, और जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन गवर्नमेंट है, उनको थोड़ी हेल्प मिल रही है। तो एक तरीके से ये आरबीआई का कैलकुलेटिव डिसीजन भी हो सकता है इन एक्सपोर्टर्स को मदद पहुंचाने के लिए, जिनको डायरेक्टली हिट हुआ था ट्रंप के टैरिफ के कारण। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये रुपी को फॉल करने दिया गया। तो दिस वाज वन ऑफ द इम्पैक्ट, ठीक है। और भी इम्पैक्ट है जो पढ़ते हैं, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। इसमें हमें जो हमारी डेब्ट है उस पर भी थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। जो हमने लोन ले रखा है बाहर के लोगों से, जब हमारा पैसा कमजोर हो जाता है तो हमें लोन चुकाने में भी दिक्कत होती है, तो उसमें भी हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ा है। इसके साथ साथ जो गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में है, गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस इंडिया में है ना, तो इनकी कैलकुलेशन यूएस डॉलर में की जाती है ग्लोबली। अब डॉलर के खिलाफ अगर हमारा रुपया कमजोर हो जाएगा तो वो करेंसी डॉलर में हमारे रुपए में महंगी हो जाएगी। तो भले ही गोल्ड के प्राइसेस कांस्टेंट रहे ना, तो हमारे देश में वो प्राइसेस ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी करेंसी कमजोर हो रही है। तो अगर मान लो ग्लोबल मार्केट में गोल्ड बढ़ जाता है 10% के आसपास, और हमारी करेंसी 2-3% गिर जाती है, तो हमारे मार्केट में ये 13% के आसपास इंक्रीज हो जाएगा। तो गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस भी इंडिया में तेजी से बढ़े हैं हमारा रुपया गिरने के कारण। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा रुपया कमजोर होगा, उतना ज्यादा एफआईआईज की सेलिंग जो है वो दोबारा से बढ़ेगी। और अगर रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है ना, तो लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उनको कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, तो जो पैसा है वो चले जाता है, और नया पैसा आने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए एक बात चल रही है स्टार्टअप विंटर की। हमारे स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा फंडिंग विदेश से आती थी, चाइना से बहुत ज्यादा आती थी। चाइना के फंडिंग को गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, और बाकी जहां से फंडिंग आती थी वहां पे एक विंटर टाइप सिचुएशन हो गई कि स्टार्टअप्स को फंडिंग ज्यादा मिल ही नहीं पा रही, बिकॉज ऑफ दिस फॉलिंग रूपी प्रॉब्लम, जो कि एक बहुत बड़ा इशू फिलहाल है। और इसके साथ साथ असर थोड़ा सा इन्फ्लेशन में भी पड़ता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई में असर ज्यादातर पड़ता है बिकॉज ऑफ फ्यूल प्राइसेस, ये वगैरह इंक्रीज होते हैं। लेकिन अभी ये टेंशन वाली बात नहीं है, फ्यूल प्राइसेस अंडर कंट्रोल है। भले ही हमारी रुपी फॉल हो रही है, बट फिर भी चीजें अभी कंट्रोल में है, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप लग्जरी चीजों का शौक रखते हो, इंपोर्टेड चीजों का, तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे इंपैक्ट हैं जो रुपी फॉल के कारण आप सभी को फेस करने पड़ रहे हैं। अब अगर आप मेरी बात मानोगे तो ये कोई बहुत बड़ा इमीडिएट थ्रेट नहीं है, ठीक है। डेब्ट हमारा प्रेशर बढ़ेगा, बट सारा डेब्ट हमें आज पे नहीं करना है, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है मैं आपको बताता हूं, और आखिरकार ये चीज कितनी सही है कितनी गलत है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और समझ में आया है नहीं वो बताना आप, ठीक है। देखो ये चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, मैं सबसे सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप इकोनॉमी से जुड़े हुए हो, आप इकोनॉमिस्ट हो, आप इकोनॉमिक पढ़ते हो, तो शायद आप इसको बेहतर तरीके से जानते हो। आपको लगता हो कि इतना सिंपल क्यों बता रहा है, तो मैं सभी के बारे में सोच के बताता हूँ कि जिसको इकोनॉमी का ई भी नहीं पता उसे भी ये चीज समझ में आ जाए। बिकॉज अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप थोड़ा भी मार्केट्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये सारी नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। तो देखो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि आखिर जो हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है। तो देखो जो हो रहा है ना वो थोड़ा सा गलत हो रहा है, पर पूरी तरीके से गलत नहीं हो रहा है। मैं कुछ चीज बताता हूं आपको। इस साल जो हमारी करेंसी है वो 6% के आसपास गिर गई है, जो कि सारे एशियन करेंसीज में सबसे बुरी है। मतलब सबसे ज्यादा गिरावट इंडियन रुपीज में ही आया है। बट ये कंप्लीटली बुरा नहीं है। जो गवर्नमेंट होती है या आरबीआई होती है, वो चाहती ये नहीं है कि हमारा पैसा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए।
अगर हमारा पैसा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया ना, तो उस कंडीशन में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। अगर आप मान लो $1 1 रुपए के बराबर हो जाए, तो आप जितना यहाँ बेचोगे उसमें प्लस आप एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस लगा के अमेरिका में बेचोगे तो आपको कोई खरीदेगा ही नहीं। तो अगर आपकी करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो एक्सपोर्टर नहीं एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी करेंसी कमजोर हो गई तो आपको इंपोर्ट में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि आपकी करेंसी स्ट्रांग या कमजोर रहे। गवर्नमेंट या आरबीआई ये चाहती है कि जो हमारी करेंसी है वो बैलेंस्ड रहे। बैलेंस मतलब स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव ना आए। डॉलर जो है वो पूरी दुनिया की करेंसी इसीलिए बनी हुई है बिकॉज डॉलर इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी। डॉलर में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता, लोगों को भरोसा है उस करेंसी पे। तो करेंसी को स्टेबलाइज करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और गवर्नमेंट जनरली यही चाहती है कि मैं स्टेबल रख सकूं इसको, ना ज्यादा स्ट्रांग ना ज्यादा वीक, बट इसको मैं स्टेबल रख सकूं। और एक चीज जो गवर्नमेंट या आरबीआई चाहती है वो होती है कॉम्पिटेटिव। अब ये कॉम्पिटेटिव मतलब होता है कि जो आपके आसपास जैसे देशों की करेंसी चल रही है ना, उन्हीं की तरह आपको भी अपने करेंसी को रखना है। अगर आपकी आसपास की करेंसी मतलब आपके आसपास की करेंसी की वैल्यू घट रही है तो उनके जो एक्सपोर्टर है उनके लिए मार्केट एक्सेस करना आसान हो जा रहा है। अगर आपकी करेंसी नहीं घटेगी तो आपके जो एक्सपोर्टर है ना उनके लिए वो मार्केट एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप भी चाहोगे कि अगर मेरे पड़ोस की करेंसी गिर रही है तो मेरी भी करेंसी थोड़ी गिरे। तो हम चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्राइसेस बने रहे, हमें बहुत ज्यादा मजबूत रह के कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना बहुत ज्यादा कमजोर ना बहुत ज्यादा मजबूत। तो वी वॉन्ट आवर करेंसी टू बी स्टेबल एंड कॉम्पिटिटिव। दिस इज द फाइनल गोल ऑफ आरबीआई एंड आरबीआई इज सेइंग, बहुत सारे सोर्सेस में आरबीआई ने कहा है, मतलब डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है बट अनऑफिशियली उन्होंने कहा है कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब तक हम पैसे को देखा करते थे 80 के आसपास, 75 के आसपास, ठीक है। अब पैसे को गिरा के 90 के आसपास ले आया गया है और उसके बाद आरबीआई का इंटरवेंशन भी दिखा है। तो आरबीआई इज सेइंग कि दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब आपको इंडियन रुपीस के जो प्राइसेस हैं वो 90 के आसपास ही दिखेंगे और अब हम इसे 90 के आसपास स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि दिस इज नॉट अ बिग थ्रेट। इस इशू को पॉलिटिसाइज किया जा सकता है, बाकी देशों में भी करते हैं भाई। जापान में उनकी इकोनॉमी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, बहुत बड़ा इशू है। रेट कट्स क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाती है। गवर्नमेंट को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा ना, वो उनकी इकोनॉमिकल पॉलिसीज डिसाइड करती है। तो अच्छी बात है, इंडिया में भी लोग इसके बारे में सवाल करते हैं, तभी कोई इशू पॉलिटिसाइज होता है। बट अभी कोई बहुत बड़ी थ्रेट की बात नहीं है। अगर ये इशू कुछ खराब होता है, कुछ चीजें बिगड़ती हैं तो गलत बात हो जाएगी। हाँ, हमारे मार्केट्स के लिए ये चीज खराब हो सकती है। अब हमारे मार्केट्स में भी इसको आप दो तरीके से देख सकते हो। एफआईआई जो है ना वो लगातार माल सेल किए जा रहे हैं और डीआईआई उनके अगेंस्ट में लगातार बाइंग किए जा रहे हैं, थैंक्स टू रिटेलर्स, हम आप जैसे लोग जो एसआईपी करते हैं उसके बेसिस पे। और अब इंडियन मार्केट की जो ओनरशिप है ना वो डीआईआईज के हाथ में ट्रांसफर हो रही है। तो मेरे हिसाब से शायद डीआईआईज आर द बिगेस्ट इक्विटी होल्डर्स राइट नाउ। उसके बाद आता है एफआईआईज का नंबर और उसके बाद आता है रिटेलर। जो कुछ साल पहले एफआईआईज ज्यादा थे, अब उनकी होल्डिंग कम हो गई है। तो एटलीस्ट जो कंट्रोल है वो हमारे हाथों में है। अब विदेश के फंड्स अब हमें बेच के नहीं गिरा सकते हैं, विच इज काइंड ऑफ अ गुड न्यूज। ठीक है, बंद करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आप आई होप आपको समझ में आएगा। अब तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा भैया। ऑलमोस्ट 70-80% लोग जो है ना वो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो, सारी वीडियो देखते हैं वो, बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये बहुत गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।